नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका एक नए वीडियो में। जैसा आप सबको पता है, हम जूरिस्प्रूडेंस को डिटेल में पढ़ रहे हैं। सीयूटी पीजी एलएलएम एग्जाम है आपका मार्च के मंथ में, तो जूरिस्प्रूडेंस हम थोड़े डिटेल में पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया था क्या मेरी स्ट्रेटेजी है, उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो आज ये मान सकते हो जूरिस्प्रूडेंस का लास्ट लेक्चर है। वैसे पोजीशन एंड ओनरशिप का एक ही क्वेश्चन आया, अगर हम 3 साल में बात करें सीयूटी पीजी एलएलएम की 21, 22, 23 में, तो एक ही क्वेश्चन आया है और थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। उसको अगर टाइम बचेगा एंड में तो देख लेंगे, बाकी फिलहाल के लिए हम उसको लीव करते हैं। लेकिन ये जो टॉपिक है ना आपका, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, पनिशमेंट के रिगार्डिंग, थ्योरी ऑफ पनिशमेंट के रिगार्डिंग एक टॉपिक होता है आपका जूरिस्प्रूडेंस में। अगर आपने कॉलेज में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। इसको पिनोलॉजी के अंडर भी पढ़ा जाता है। जो आप क्रिमिनोलॉजी पढ़ते हो ना, क्रिमिनोलॉजी में पिनोलॉजी के अंडर इसको पढ़ा जाता है। पनिशमेंट के रिगार्डिंग बात करी जाती है, थ्योरीज के रिगार्डिंग बात करी जाती है। भाई कैसे पनिशमेंट देते टाइम जजेस को ध्यान रखना चाहिए, क्या इसकी पुरानी बातें चलती आ रही हैं ट्रेडिशंस के रिगार्डिंग, तो सारी बातें इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, बड़ा ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। और मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आप एक बार नहीं पढ़ोगे तो आपको मतलब दोबारा पढ़ना पड़ेगा, फिर से समझना पड़ेगा। एक बार पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। और ना स्कोरिंग टॉपिक है यार। देखो, अगर आप देखोगे ना तो 3 से 4 बार सीयूटी पीजीएलएल में आया। और यूजीसी नेट का तो भाई फेवरेट टॉपिक है ना, ये ईद का चांद है यूजीसी नेट के लिए। तो काफी बार क्वेश्चन पूछता है थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट से, और बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो शायद, मुझे नहीं लगता, आपको किसी भी एग्जाम में, क्लैट की बात कर लो, सीयूटी यूजी की बात कर लो, पीजी की बात कर लो, एलसेट की बात कर लो, स्लेट की बात कर लो, एमएससीटी की बात कर लो, कोई भी है जिसके अंदर लॉ का एग्जाम आता है, पिनोलॉजी सब्जेक्ट है आपका, ज्यूरिस्प्रूडेंस थ्योरी ऑफ पनिशमेंट का क्वेश्चन आ रहा है, आप उसको कर लोगे डेफिनेटली, कोई भी आपको परेशानी नहीं आने वाली है। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के इस वीडियो को देख लीजिए। आपके लगभग अगर एक क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर फ्री फंड के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, विद रिस्पेक्ट टू द अवॉर्ड ऑफ ए डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी की बात कर रहा है, कैपिटल पनिशमेंट की बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो कौन सी चीज सही है, हमें ये बतानी है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो थोड़ा ना आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो, ज्यादा इसके अंदर डीपली नॉलेज की जरूरत नहीं है। जैसे आप पढ़ोगे, ऑप्शन पढ़ोगे फर्स्ट, डेथ पेनल्टी मस्ट नेवर बी अवॉर्डेड। ठीक है, कह रहा है कि भाई कभी देनी नहीं चाहिए। आपको पता है आईपीसी में, जो बीएनएस में आपके कुछ सेक्शंस में डेथ पेनल्टी अवॉर्डेड है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो दिखते ही दिख रहा है कि गलत है। डेथ पेनल्टी कैन ओनली बी अवॉर्डेड इफ द नंबर ऑफ विक्टिम एक्सीड 6। ये कोई ऐसा थोड़ी ना है कि भाई डकैती की बात थोड़ी ना कर रहे हैं कि खाली डकैती में देते हैं। आपको मर्डर में भी तो आपको मिलता है कैपिटल पनिशमेंट, अगर आपने देखा होगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और कैपिटल पनिशमेंट आपकी पनिशमेंट है उसके अंदर। ठीक है, तो ये वैसे गलत हो गया आपका। द कोर्ट अवॉर्डिंग द सेंटेंस मस्ट कंसीडर ऑल एग्रीविगेटिंग एंड मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस। ये थोड़ा एक रीजनेबल ऑप्शन दिख रहा है कि भैया कैपिटल पनिशमेंट कोई ऐसी छुटमुट पनिशमेंट नहीं है। इसको देने से पहले जजेस को काफी कुछ देखना चाहिए, सारे सर्कमस्टेंसेस को कंसीडर करना चाहिए। जैसे आपको पता है, जो डिस्ट्रिक्ट जज है आपके, जो आपके सेशन जज होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, वो आपके कैपिटल पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं जब तक वो हाई कोर्ट से कंसल्ट नहीं कर लेते। सीआरपीसी के एक सेक्शन में साफ दे रखा है और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है एग्जामिनर। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट जज, जो सेशन जज है, उसको तो पावर ही नहीं है कि वो अपनी खुद की इच्छा से डिस्क्रिशनरी पावर से दे दे। उसको कंसल्ट करना पड़ेगा हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो डेथ पेनल्टी दे सकते हैं विदाउट कंसल्टेशन फ्रॉम एनी अथॉरिटी। ठीक है, तो आप देखोगे कि आपका जो थर्ड ऑप्शन है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। वेयर एवर द पीनल लॉ प्रोवाइड्स फॉर द डेथ पेनल्टी इज मस्ट बी अवॉइडेड। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का देखोगे कि जहां पे पीनल लॉ ने प्रोवाइड किया डेथ पेनल्टी के लिए, वहां उसको देना ही चाहिए। मस्ट दे दिया जरूरी थोड़ी ना है, वहां पे डिस्क्रिशनरी पावर होती है जज की। ठीक है, तो जज चाहे तो उसको नहीं भी दे सकता है, इसीलिए लिखा है कि जज को सारे फैक्टर्स को देखना चाहिए अप्रोप्रिएटली, फिर उसको देना चाहिए। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट की बात करें, अगर कॉमन सेंस से भी जाते हैं आप इसको, तो अगर आप देखते हैं तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही बच्चे लगभग क्लिक करते हैं ना। तो इसका आंसर थर्ड है। टॉपिक क्या है जो हमें समझना पड़ेगा, जो हम सीरीज कर रहे हैं उसके अंदर यही कर रहे हैं, क्वेश्चन एक कंसेप्ट अनेक। ठीक है, कि आपको एक क्वेश्चन पकड़ना है, उससे जितने भी कंसेप्ट निकल सकते हैं वो हम सारे कर रहे हैं। आज ये हमारा 9th एपिसोड है। इससे पहले हमने सब कुछ कवर कर दिया, सोर्सेज ऑफ लॉ कवर कर दिया हमने, स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कवर कर दिया, राइट्स एंड ड्यूटीज कवर कर दिया है, और आज आपका थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट है। अगर आप देखोगे ये आपका 80 to 90% सिलेबस आप मान सकते हो जूरिस्प्रूडेंस का कवर हो गया। इसी से आपके अगर 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे तो आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे नीचे। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। तो अपना जो टॉपिक है वो थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट है। इसके अंदर आपकी 4 थ्योरी होती हैं। ठीक है, 4 थ्योरी हैं, वही हम डिस्कस करेंगे। आपकी पहली थ्योरी होती है रेट्रीब्यूटिव थ्योरी। ठीक है, रेट्रीब्यूटिव थ्योरी होती है। उसके बाद फिर आपका होता है जो आपका डेटरेंट थ्योरी होता है। उसके बाद आपका प्रिवेंटिव थ्योरी होता है। ठीक है, और एक आपका रिफॉर्मेटिव थ्योरी होता है। तो ये हम देखेंगे अच्छी डिटेल में। क्वेश्चन आपको पता लग गया कैसा क्वेश्चन आ रहा है।
फिलहाल अपन इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, अच्छे से पूरा कंसेप्ट पढ़ते हैं, उसके बाद जो 2 क्वेश्चन और आए हुए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो आपको दिखाऊंगा कि जो हमने पढ़ा है उसी के अंदर से वो क्वेश्चन इजीली सोल्व हो पा रहे हैं। ठीक है, तो थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट के रिगार्डिंग बात करते हैं। सिंपल सा अपन सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो सेलमेंट जी ने कुछ बोला था इसके रिगार्डिंग। मैंने आपको शुरुआत में, जब जो बच्चे मुझसे पहले से जुड़े हुए उन्हें पता होगा, मैंने बोला था कि सेलमेंट जी हर बार आप पढ़ोगे ना जूरिस्ट में, जूरिस्प्रूडेंस में, कहीं ना कहीं सेलमेंट जी की जिक्र जरूर होगा, क्योंकि सेलमेंट काफी सीनियर जूरिस्ट है और इनकी जो बातें होती है ना, थोड़े उनमें सेंस होता है। आप मान सकते हो कि ये हर बार कुछ ना कुछ बोलते हैं तो उसमें काफी सेंस होता है। सेलमेंट के अकॉर्डिंग क्या इन्होंने बोला, अकॉर्डिंग टू हिम लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, किसी भी अगर सोसाइटी की बात करें, कंट्री की बात करें, वहां पे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, लॉ के अंडर, उनको जो अप्लाई किया जाता है स्टेट के द्वारा, ताकि जो उसका वहां का एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से चल सके। ठीक है, ये उन्होंने बात बताई। यानी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट आपका जो हम बात करें, ये एक प्रकार का कुछ नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ही है। ठीक है, आपको किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करना है उस कंट्री में, अपनी स्टेट में, तो वही उसी की रिगार्डिंग हम बात करते हैं। सिविल रॉन्ग, जैसे आपको पता है, सिविल रॉन्ग में क्या होता है, इन्फ्रिजमेंट ऑफ लीगल राइट आपका होता है किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के द्वारा। ठीक है, सिविल रॉन्ग ये थोड़ी ना कि बहुत ज्यादा लोग आपसे साथ सिविल रॉन्ग कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल ही आपके साथ सिविल रॉन्ग कर रहा है, तो उसका फिर रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है, उसका मतलब वो क्या है, रेमेडी क्या है, कि आपको मॉनेटरी कंपेंसेशन दे दिया जाता है। कोर्ट में जब आप सिविल सूट फाइल करते हो तो आपको मॉनेटरी कंपेंसेशन मिल जाता है। लेकिन क्रिमिनल रॉन्ग में जहां पे हम बात करें, इसके अंदर आपको फाइन भी देना पड़ता है और इसके अंदर आपको सजा भी मिलती है, इम्प्रिजनमेंट भी मिलती है, पनिशमेंट भी मिलती है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है। इट इज अ रॉन्ग अगेंस्ट द कम्युनिटी एज ए होल। ठीक है, ये एक रॉन्ग केवल एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं है, ये कम्युनिटी एट ए लार्ज के अगेंस्ट रॉन्ग है। इसीलिए जो इसको पनिशमेंट होता है वो कौन देता है, आपका स्टेट देता है, जो कंट्री होता है वो पनिशमेंट देता है। तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक था, थोड़ा कंसेप्ट था कि सिविल रॉन्ग क्या होता है, क्रिमिनल रॉन्ग क्या होता है, उसके बारे में हम तुरंत अपना फोकस करते हैं। रेट्रीब्यूटिव थ्योरी, जो फर्स्ट थ्योरी है आपकी पनिशमेंट थ्योरी के रिगार्डिंग, सबसे पहली थ्योरी है रेट्रीब्यूटिव थ्योरी। ठीक है, रेट्रीब्यूटिव अगर आप वर्ड से ही देखोगे तो आप इसकी काफी बातें इसके वर्ड से ही समझ जाओगे ये क्या कहना चाह रहा है। रेट्रीब्यूटिव का जो अगर आप मीनिंग देखोगे क्या होता है, रिटालेटरी या विंडिकेटरी, यानी बदला लेना। ठीक है, बदला बदला लेना, बिल्कुल भाई, जैसे को तैसा। इसीलिए ये आप देखोगे कि ओल्डेस्ट एंड मोस्ट एंशियंट जो जस्टिफिकेशन फॉर पनिशमेंट है, राजा महाराजा के टाइम से देख लो क्या होता था कि भाई उसने मेरे भाई को मारा है, उसने मेरे भाई की गर्दन काटी है, तो भैया मैं भी उसके साथ युद्ध करूंगा और मैं भी उसके किसी परिवार वाले की और उसके परिवार में जो भी मुझे दिखेगा सबकी गर्दन काट दूंगा। ठीक है, यानी कि आंख के बदले आंख मिलेगा, दांत के बदले दांत मिलेगा। ठीक है, एंड आई फॉर आई, ए टूथ फॉर टूथ, यू हर्ट मी एंड आई विल हर्ट यू। तो बदला लेना, शोध की जो भावना है वो रेट्रीब्यूटिव थ्योरी में बताया गया कि भैया आप जहां पे इस तरह की कोई भी पनिशमेंट दे रहे हो किसी इंसान को, तो वो रेट्रीब्यूटिव थ्योरी के अंडर आती है कि भैया जितना मुझे दर्द हुआ है उतना ही दर्द मैं आपको दूंगा या आपके किसी रिलेटिव को दूंगा। तो ये इस थ्योरी की फिलोसफी थी। द बेसिक फिलोसफी ऑफ दिस थ्योरी इज द ऑफेंडर्स यानी जिसने जो किया है अपराध, ऑल्सो बियर द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ पेन, उससे भी भाई उतने ही दर्द का एहसास हो जितना कि जो विक्टिम फेस कर रहा है। ठीक है, तो भाई विक्टिम का अगर आपने दांत तोड़ा है तो अब उसको सेम दर्द फील कराना है ऑफेंडर को, तो उसका भी आपको दांत तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये इस थ्योरी का जो मेन फिलोसफी थी वो ये थी कि भाई इस अगर विक्टिम का अगर हाथ तोड़ दिया है तो आपको ऑफेंडर का भी हाथ तोड़ दो। ठीक है, सिंपल सा ये का मतलब इस थ्योरी का मतलब था कि अगर आप ऐसे रेट्रीब्यूट करके काम करोगे तो बदले का बदला पूरा हो जाएगा और हमारा भी काम खत्म हो जाएगा कि हाँ भाई अब हमारे कलेजे को ठंडक पहुंच गई है, कि उतना ही पेन वो सामने वाला भी भुगत रहा है, उसे भी एहसास हो कि हाँ भाई एक्चुअल में दर्द क्या चीज होती है। ठीक है, जो आपके एमुल कांत थे, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा अभी सीयूटी पीजीएलएल में, यूजीसी नेट में काफी बार आता है। एमुल कांत जो आपके जूरिस्ट थे, ये आपके चीफ एक्सपोनेंट थे, यानी सपोर्टिव थे, ये इस थ्योरी को काफी सपोर्ट करते थे और रेट्रीब्यूटिव थ्योरी को। ठीक है, तो इन्होंने कुछ बोला कि पनिशमेंट कैन नेवर बी एडमिनिस्ट्रेड merely एज ए मींस फॉर प्रमोटिंग अनदर गुड either with regard to the criminal himself or society, but instead it must in all cases imposed on the criminal only on the ground that he has committed a crime। तो इनके लिए काफी रेट्रीब्यूटिव थ्योरी ये सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो उसके बाद डेटरेंट थ्योरी की बात करें, डेटरेंट थ्योरी भी आप देखोगे कि इसका थोड़ा सा अलग वर्जन है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा वर्जन है आपका रेट्रीब्यूटिव थ्योरी से। डेटरेंट का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले आप मीनिंग से ही समझिए, जो इसका जो नाम दे रखा है इसी के अंदर इसकी सारी बातें छुपी मिलेंगी आपको। डेटरेंट मीनिंग समथिंग दैट शुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग समथिंग, ऐसी कोई चीज, ठीक है, ऐसा कोई लॉ जो आपको कोई काम करने के लिए रोक रहा है, वही एक डेटरेंट है। डेटरेंट का मीनिंग ही यही होता है। ठीक है, यही डेटरेंट थ्योरी है
कि समाज में आप इस तरह की पनिशमेंट आप पहले से ही ले आओ कि लोग उसको करने से पहले, वे उस तरीके का कोई अपराध करने से पहले 100 बार सोचें। ठीक है, फिलोसफी क्या है इस थ्योरी की? द जनरल एम ऑफ पनिशमेंट इज टू प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी ऑफ सोसाइटी फ्रॉम द हार्म कॉज्ड बाय द क्राइम। भैया हमें सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, इनका केवल मेन काम यही था। द पनिशमेंट मस्ट सर्व एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर रिड्यूसिंग क्राइम्स आइदर बाय, किस तरीके से आप क्राइम को रिड्यूस कर सकते हो? बाय डिटरिंग द ऑफेंडर, ऑफेंडर को रोक के, ठीक है भाई, उसको डरा के कि भैया आप करोगे तो आपको ये भुगतना पड़ेगा, ये आपको पनिशमेंट मिलेगी, या एंड अदर फ्रॉम डूइंग सिमिलर एक्ट इन फ्यूचर। ठीक है, आप ये क्या कर रहे हो? या तो आप ऑफेंडर को ही डरा रहे हो, ठीक है भैया, आप अगर आप ये करोगे तो आपको कैपिटल पनिशमेंट दे देंगे हम, ठीक है, सिंपल सी बात ये है। अब ऑफेंडर ने मान लो वो गलती कर दी, अब उसको कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी। जैसे आपको पता होगा कि पहले क्या करते थे राजा महाराजा, पूरा जो चौक होता था गांव का, वहां पे उसको लटकाया जाता था सबके सामने, और वो एक लाइन जरूर बोलते थे कि जितने भी बाकी लोग हैं सब ध्यान से कान खोल के आंखों से देख लो, अगर आगे से किसी ने ये अपराध किया तो उसको भी ऐसे ही लटका दिया जाएगा। बाकी सारे लोग डर जाते थे, ठीक है, कि भैया हमारे साथ भी ये सब हो जाएगा। इसीलिए लाइन लिखी गई है कि या तो आप ऑफेंडर को डेटरेंट कर दो या फिर अदर्स, ठीक है, या फिर दूसरे लोगों को फ्रॉम डूइंग द सिमिलर एक्ट इन फ्यूचर। इस तरह का आप डर का माहौल बना दो, इस तरह की आप पनिशमेंट, इतनी ज़्यादा हाई पनिशमेंट रख दो, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसके जो डिग्री है इतनी हाई रख दो, लोग करने से पहले 1000-2000 बार सोचें। ठीक है, सिंपल सा ये फिलोसफी था डेटरेंट थ्योरी का। पनिशमेंट क्या था इसके अंदर? पनिशमेंट सर्व सम रियल पर्पज लाइक डेटरेंस एंड नोट एंड एंड इटसेल्फ एज लाइक रेट्रिब्यूटिव थ्योरी। जैसे रेट्रिब्यूटिव थ्योरी और अगर डेटरेंट थ्योरी का अगर हम डिफरेंस देखें, रेट्रिब्यूटिव थ्योरी और आपको डेटरेंट थ्योरी, रेट्रिब्यूटिव थ्योरी में क्या था भाई, तूने मेरा अगर दांत तोड़ा है मैं भी तेरा दांत तोड़ दूंगा, तूने मेरी आंख फोड़ी मैं भी तेरी आंख फोड़ दूंगा, यानी ये एंड कर रहे हैं। ठीक है भैया, तूने मेरे साथ किया, मैंने तेरे साथ किया, अब ये हिसाब बराबर, बात खत्म। ठीक है, ये एंड कर रहे हैं उस चीज को। लेकिन डेटरेंस थ्योरी में क्या है कि उस चीज को बिल्कुल एंड नहीं किया जाता है, केवल जो क्रिमिनल है उसी के साथ ही उसको कुछ इस तरीके की पनिशमेंट दी जा रही है। जरूरी नहीं है अगर उसने अगर किसी का हाथ तोड़ा है तो उसका हाथ ही तोड़ा जाए, उसको हाथ तोड़ने के लिए जो पनिशमेंट है 10 साल की 20 साल की वो उसको दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके की बात थी। तो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि डेटरेंट थ्योरी आपकी थी जो रेट्रिब्यूटिव थ्योरी से थोड़ी सी अच्छी थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम रिफॉर्मेटिव थ्योरी की बात करें, रिफॉर्मेटिव थ्योरी में अगर आप देखोगे, नाम से ही आप थोड़ा जज करके देखो कि नाम में ही क्या लिखा हुआ है। नाम में ही रिफॉर्मेटिव, रिफॉर्मेटिव का मतलब क्या है? एक नया रूप देना, एक नया उसको जीवन देना, एक नई शेप देना, उसको एक नई राह देना, उसको एक नया जीवन का उद्देश्य देना, ये सब रिफॉर्मेटिव के सिनोनियम्स होते हैं। तो ये सारी थ्योरीज के अगर आप नाम भी पढ़ लोगे ना, तो नाम से ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन सी थ्योरी की क्या फिलोसफी है। सिंपल सा इस थ्योरी की ये फिलोसफी है, क्राइम इज ए प्रोडक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स। ठीक है, आपको पता होना चाहिए एक क्रिमिनल का जो माइंड होता है ना, एक क्रिमिनल का जो माइंड होता है वो एक नॉर्मल इंसान के माइंड से थोड़ा सा अलग होता है। इसका सोचने का तरीका थोड़ा अलग होता है, इसको चीज़ों को अडेप्ट करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो काफ़ी थोड़ा इसके मतलब काफ़ी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, मेंटली साइकोलॉजिकल फैक्टर डिपेंड करते हैं कि जब जाके कोई एक क्रिमिनल बनता है। तो कह रहा है कि भैया क्रिमिनल को आपको पनिशमेंट की मतलब ये नहीं है कि आपने उसको पनिशमेंट दे दी तो इससे समाज में सुधार आ जाएगा, क्राइम रेट में डिक्रीज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्रिमिनल को आपको रिफॉर्म करना पड़ेगा, उसको आपकी जरूरत है, उसको एक अच्छा एक इन्वायरमेंट देना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे इसका जो फोकस था इस थ्योरी का वो शिफ्ट कर दिया गया कि आपको पनिशमेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, आपको करेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना है। उस इंसान का व्यक्तित्व सुधारना है आपको, उसका करेक्टर सुधारना है। ठीक है, उसको जो लोगों को देखने का नजरिया उसका वो सुधारना है, उसके अंदर जो नेगेटिविटी है उसको खत्म करना है, उसके अंदर एक पॉजिटिविटी लेके आनी है, उसके अंदर एक जो सूर्य की किरणें जैसे प्रकाश है, उसके जो जीवन में अंधेरा है उसको अंधेरे को खत्म करना है। तो मतलब करेक्शन की तरफ इस जो जो थ्योरी थी ज्यूरिस्ट का काफी रुझान था इसकी तरफ। आप समझ पा रहे होगे, जैसे आपको संजय दत्त को पता है कि संजय दत्त को 2.5-3 साल की सजा हुई थी शायद, लेकिन उनको कुछ टाइम पहले छोड़ दिया गया था, 7-8-9 महीने पहले, क्योंकि उनका बिहेवियर अच्छा था। ठीक है, तो वो क्या हुआ, रिफॉर्मेटिव थ्योरी वाला कंसेप्ट वहां पे देखने को मिला। अगर कोई क्रिमिनल अच्छा बिहेवियर कर रहा है, अगर वो जेल में जाके पश्चाताप कर रहा है, तो समाज भी, जो सोसाइटी भी है उसको एक्सेप्ट करे, पुलिस ऑफिशियल्स भी उसको देखें और उसका नाम रिकमेंड करें कि भाई इसको आप रिहा कर दो, ये एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। सोसाइटी भी अब उसको बुरे नज़र से ना देखे कि भाई ये एक क्रिमिनल है तो इसके बच्चे भी क्रिमिनल होंगे, ऐसा ना देखें। तो इस थ्योरी का मेन कंसेप्ट यही था। आपने आजकल मूवीज में भी ये सब देखते होंगे। तो मॉडर्न पिनोलॉजी क्या कह रहा है? मॉडर्न पिनोलॉजी रिकॉग्नाइज दैट पनिशमेंट इज नो लॉन्गर रिगार्डेड एज रेट्रिब्यूटिव और डेटरेंट, जो हमने बात करी है, बट इज रिगार्डेड एज रिफॉर्मेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव। वही बात जो मैंने आपको समझाई है अभी जस्ट।
ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छी थ्योरी लग मेरे को, सबसे बढ़िया थ्योरी रिफॉर्मेटिव थ्योरी ही लगी है। आपका भी कोई पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको इनमें से कौन सी थ्योरी अच्छी लगी है। ठीक है। द अल्टीमेट एम ऑफ द पनिशमेंट इज टू रीसोशलाइज। ठीक है, आपका मतलब जो पनिशमेंट का जो एम है, हम यही कहते हैं कि पनिशमेंट किस लिए दी जा रही है, ताकि समाज में क्राइम रेट डिक्रीज हो, लोगों का अच्छा जीवन रहे। ठीक है, लोग मिलजुल के रहें, उनका एक सोसाइटी में कोई भी नेगेटिविटी ना रहे। तो हम यही चाह रहे हैं कि उन लोगों को आप दोबारा से सोशलाइज करो। ठीक है, ऑफेंडर को, उनको एडजस्ट करो दोबारा से सोसाइटी के अंदर, उनको रिहेबिलिटेट करो, उनको एक अच्छा उनको स्थापन दो। ठीक है, रिक्लेम करो उनका जो भी कुछ छूट गया है जीवन में। क्योंकि देखिए कई बार क्रिमिनल कैसे बन पा रहा है कि उसका जो बचपन है ना, उसका जो, अगर आप कह सकते हो, जो उसका यंगर एज थी, उस टाइम उसके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ था जिसके उसके माइंड को काफ़ी इफेक्ट किया है। धीरे धीरे उस हादसे ने उसके दिमाग और दिल में जगह बना ली, और वो फिर कहीं ना कहीं उस तरह का क्रिमिनल बन गया है। तो कहीं ना कहीं उसकी साइकोलॉजी को समझना चाहिए। उनको एक, आपको जो स्कूल्स होते हैं, करेक्टिव होम्स होते हैं, उनमें उनको भेजना चाहिए, पूरा उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए उनको, ताकि अंदर से पूरा डीपली उनको चेंज कर सको आप। ठीक है, तो यही बात कह रहा है। व्हाइल अवॉइडिंग द पनिशमेंट द जज, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो अभी जस्ट हमने क्वेश्चन किया है वो इसी पॉइंट से आया है, CUT PG LLM 2022 के अंदर। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा ये बात कही है यहाँ पे कि जब जजेस पनिशमेंट देते हैं तो उनको क्या कंसिडर करना चाहिए। सबसे पहले उनको एज देखनी चाहिए, है ना, जो ऑफेंडर है उसकी एज क्या है, उसका करेक्टर क्या है। ठीक है, उसकी कोई पुराने कोई ऐसी कंडीशंस रही हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर है या नहीं है, उसके बाद फिर उसको पनिशमेंट देनी चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको पता होगा CRPC में भी, कि CRPC में देखा जाता है कि आप हैबिचुअल ऑफेंडर हो तो आपको पनिशमेंट अलग दी जाती है। ठीक है, इसीलिए दिया गया है कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो तो इतनी पनिशमेंट है, सेकंड टाइम अगर आप ऑफेंडर हो तो आपको ज़्यादा पनिशमेंट दी जाती है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं अपने जो पिनल लॉज हैं उनके अंदर आपको देखने को मिलती हैं, और वही सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करी गई हैं, इसीलिए इसका नाम है पिनोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, पनिशमेंट के रिगार्डिंग जो लॉ है, लॉ ऑफ क्राइम्स में बातें करी गई हैं, उसके रिगार्डिंग हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। जो लास्ट थ्योरी है आपकी, बस अभी लास्ट ही है, 4 ही थ्योरी जो मैंने आपको बताया था। तो लास्ट थ्योरी है आपकी प्रिवेंटिव थ्योरी। ये भी देखो नाम से पता चल रहा है ना, प्रिवेंटिव क्या है, बचाव करना ज़्यादा जरूरी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको पता है सर्दी में अगर आप गर्म कपड़े पहनोगे, अच्छे वूलन वाले कपड़े पहनोगे, तो आप क्या कर रहे हो, सर्दी से उसको बचाव कर रहे हो, ताकि आपको कोई ऐसा रिस्क ही ना हो। लेकिन क्या होता है कि अगर मान लो आपको बुखार हो जाता है, फिर आप क्या करते हो, दवाई लेते हो, मेडिसिन लेते हो, ताकि आप ठीक हो जाओ। तो उसका प्रिवेंशन क्या है, क्योर कर रहे हो आप मेडिसिन लेके, प्रिवेंशन उसका क्या है कि भैया वूलन के कपड़े पहनो। तो इसीलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्यों ना ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि ये नौबत ही ना आए कि हम समाज में ऑफेंडर ही क्रिएट हों। ठीक है, इनका जन्म ही ना हो पाए, ऐसी कोई हम कंडीशन बना सकते हैं। तो प्रिवेंटिव थ्योरी में 2 चीजें बताई गई कि आप क्या कीजिए कि कैपिटल पनिशमेंट को इंक्लूड कर दीजिए। कैपिटल पनिशमेंट यानी कि डेथ सेंटेंस। अगर कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है, अगर आपने उसको मार दिया, उसको डेथ सेंटेंस दे दिया, तो अब उसका किस्सा खत्म हो गया, अभी को दोबारा निकल के जेल से आ नहीं सकता, बात खत्म। ठीक है, जैसे आजकल क्या करते हैं कि उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन आपको पता है कि जेल के अंदर से भी काफ़ी क्राइम हैंडल किए जाते हैं। इसीलिए सबसे बढ़िया काम क्या है, उसका किस्सा ही खत्म कर दो। ठीक है, इसलिए प्रिवेंटिव थ्योरी में एक इस चीज़ को भी रखा गया, रिमूव द क्रिमिनल फ्रॉम द सोसाइटी फॉर एवर। ठीक है, दूसरा क्या लिखा गया कि हमें ऑफेंडर्स को कम से कम क्रिएट होने देना है समाज में, तो सबसे जो रूट लेवल पे काम किया जाए, रूट लेवल पे काम किया गया जाए, स्कूल्स में अच्छी एजुकेशन दी जाए, सेमिनार्स कंडक्ट कराए जाएं, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट कराए जाएं, अच्छी एजुकेशन दी जाए, सोशल वर्क करवाया जाए, जो ये एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं इनको ट्रेस किया जाए, और इनको ज़्यादा इनका डिग्री हाई हो उससे पहले इनको ट्रीट कर दिया जाए, इनको प्रिवेंट कर दिया जाए, इनको क्योर कर दिया जाए। ठीक है, तो वही सब चीज़ें बताई गई हैं कि भाई फैमिली रिलेशनशिप, बेटर एडजस्टमेंट, स्कूल्स, प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, सोशल वर्क, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू हम ये आपका प्रिवेंटिव स्टेप ले सकते हैं। अब बारी आती है कि कंक्लूजन क्या निकला। कंक्लूजन देखिए भैया ये निकला है, जितने भी जूरिस्ट ने इसको पढ़ा, और आज के टाइम जो भी जजेस वगैरह हैं, जस्टिस वगैरह हैं, और स्टूडेंट्स, लो स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी कमेंट में अपना कंक्लूजन देना कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी थ्योरी बेस्ट है। ठीक है, कौन सी थ्योरी आपको बेस्ट लगी, और क्या सुझाव होना चाहिए कि कोई एक्स्ट्रा थ्योरी भी आप ऐड ऑन करना चाह रहे हो, या अभी तो मैंने 4 थ्योरी पढ़ी है, या एक्स्ट्रा थ्योरी आप कोई अपनी बनाना चाह रहे हो। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि नो थ्योरी इज टोटली परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है। इसलिए समाज की जो नीड है वो यही है कि इनको कंबाइन करके, 1 2 3 4 इन सबको कंबाइन करके कोई ऐसा एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट निकाला जाए जिससे एक बेटर वर्जन निकल के आए। क्योंकि आप देख पा रहे हो कि किसी भी थ्योरी में कंपेंसेशन की बात नहीं करी गई है।
ठीक है। जैसे सीआरपीसी में आपको पता है कि रे विक्टिम को एक कंपेंसेशन दिया जाता है, ठीक है। तो कंपेंसेशन देने की बात करी जाए, जो कि सिविल रोंग में दिया जाता है कंपेंसेशन, वहाँ पे पनिशमेंट नहीं होती। तो कह रहे हैं कि अगर आप क्रिमिनल केस की बात करें तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि बंदे को पनिशमेंट, अगर ऑफेंडर को पनिशमेंट दे दिया है तभी आपने न्याय कर दिया है। विक्टिम को फिर भैया फिर थोड़ा सा मॉनेटरी कंपेंसेशन भी देना चाहिए, वो भी एक अच्छा आधार हो सकता है कि इस तरीके से समाज के अंदर पनिशमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस चलाया जाए, ठीक है। तो आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हो मुझे। काफ़ी अच्छा टॉपिक था, बहुत कुछ सीखने को मिला अपने को। बेसिक चीज़ें थी, ज़्यादा कुछ डिटेल में चीज़ें नहीं थी। मुझे पता है कि आपको सबको पहली बार में समझ में आ गया होगा, कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। अभी अपन वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके CUT PG LLM में आपके इसी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर शायद 10th है आपका। ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th। विच वन ऑफ द थ्योरी ऑफ पनिशमेंट इज कंसिडर्ड एज ए जुडिशियल कंट्रीब्यूशन टू सोशल चेंज। तो मैंने आपको बताया है रिफॉर्मेटिव थ्योरी ही वो मतलब आपकी पनिशमेंट है जिसके अंदर हम चेंज की तरफ जाते हैं, कि हमने जो जो फोकस है वो पनिशमेंट से लेके करेक्शन की तरफ कर दिया है। तो कितना इजी क्वेश्चन है। अगर आपको पता था डेटरेंट थ्योरी क्या होता है, प्रिवेंटिव थ्योरी क्या होता है, रिफॉर्मेटिव थ्योरी क्या होता है, रेट्रिब्यूटिव थ्योरी क्या होता है, आपने इस क्वेश्चन को इजी से कर दिया। तो ये कितना इजी क्वेश्चन है, यूजीसी नेट में काफी बार आता है। उसके बाद एक क्वेश्चन और है आपका, क्वेश्चन नंबर 22। इसके अंदर देखिए एमुल कांट इज एक्सपोनेंट ऑफ। तो ये कौन किसके सपोर्टिव थे, ये रेट्रिब्यूटिव थ्योरी के सपोर्टिव थे। ये हमने अभी देखा था, हमने नोट्स में हमारे था, ठीक है। एक और छोटा सा कंसेप्ट है, थोड़ा सा लिंक करता है। द एप्लीकेशन फिजिकल फोर्स ऑफ द स्टेट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ लॉ। देखिए यहाँ पे आंसर आप है ना, आपका जो आंसर है वो आपका पनिशमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसके हम थोड़ा सा कर लेते हैं डिस्कशन। देखिए आपने पढ़ा होगा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ वैसे हमने अभी डील नहीं किया, हम करेंगे अभी, नेक्स्ट टॉपिक वही रखेंगे। तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे अभी अपन ने स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में भी देखा था कि अगर आपको अगर स्टेट के अंदर एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन रखना है तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई दूसरा स्टेट आपके स्टेट में बार बार इंटरफेरेंस कर रहा है किसी तरीके से, या फिर आपके स्टेट के अंदर कोई ऐसी दिक्कत, कोई कम्युनिटी क्रिएट कर रही है, तो आप क्या करते हो, उसके पर्टिकुलर के खिलाफ सेंक्शंस लगा देते हो, ठीक है। जैसे यूएसए ने आपके जो आपके रशिया है उसके अगेंस्ट काफी सैंक्शंस लगा रखे हैं। तो ये सैंक्शंस इसका राइट आंसर होगा। ये पनिशमेंट में ही पढ़ाया जाता है, लेकिन जो इसका एक्चुअल टॉपिक की बात करूं, ये आपका थ्योरी ऑफ पनिशमेंट से क्वेश्चन नहीं है। आप इसको इससे डील मत करना, कोरिलेट मत करना। ये बताने का पर्पज यही है कि बच्चे इसको सोच लें कि भैया ये आपको पनिशमेंट से क्वेश्चन है। नहीं, ये आपका थ्योरी ऑफ पनिशमेंट से क्वेश्चन नहीं है, ये आपका स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चन है, ठीक है। उसके अंदर हम पढ़ते हैं, उसके अंदर सैंक्शन वर्ड यूज किया गया है एक स्कूल में, ठीक है। कि पर्टिकुलर एक स्टेट अपना सैंक्शन लगा सकता है जब उसको अपना स्टेट में एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस अच्छा चाहिए होता है, तो वो सैंक्शन लगवा सकता है, कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही आपके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। काफी अच्छा आज का सेशन है, इसके अंदर आप आसानी से 4 नंबर ले सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।